हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिशा पब्लिकेशंस। आज हम लोग के ऑफिस में हिमांशु वत्स रैंक 1 टॉपर ऑफ यूपीएससी सीएपीएफ आए हैं। आप सबको पता होगा कि यूपीएससी सीएपीएफ एसी एग्जाम के ये रैंक 1 टॉपर हैं। तो सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो आप देख सकते हैं सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 1 आई है हिमांशु सर की, और हम लोग बहुत खुश हैं आज कि हिमांशु सर हमारे ऑफिस में आए हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे जो आप सब जानना चाहते होंगे। तो शुरुआत करते हैं सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि सीएपीएफ एग्जाम जो है इसके प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसको समझना। एक बहुत से लोग ना इसको समझते नहीं है। वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये हो जाएगा और वो नहीं होता, और इस चक्कर में वो 3-4 साल बर्बाद कर देते हैं। वो रिटन क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई भी कर देते हैं, इंटरव्यू भी दे देते हैं, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो टोटल इतना नहीं बन पाता कि सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको समझो कि ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है सिविल सर्विस से, और इसमें क्या डिफरेंस है स्टेट पीसीएस से, और इसमें क्या डिफरेंस है सीजीएल से। फिर उसके बाद ये क्लियर होगा। बाकी तो फिर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे बात कर लेंगे। हाँ, तो सर आपके मार्क्स के बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जाम में क्या मार्क्स थे, मतलब हर एक स्टेज में आपके क्या मार्क्स रहे और आपने कैसे फिर क्वालिफाई किया? सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स के बारे में बताता हूँ। मैंने 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया था और उसमें मेरे पेपर 1 के अंदर 133, पेपर 2 के अंदर 91 और इंटरव्यू के अंदर 90 मार्क्स थे। और मेरा फाइनल सिलेक्शन जो था वो लगभग 10-11 मार्क्स से नहीं हुआ। फिर एक रिजर्व लिस्ट आती है, उसके हिसाब से देखे तो 6 मार्क्स भी मेरे फिर कम रह गए थे। लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट था इसमें मेरे पेपर 1 में 133 से बढ़ के 185 हो गए, पेपर 2 में 91 से बढ़ के 93 हो गए, और इंटरव्यू में 90 से बढ़ के 110 हो गए। तो फाइनल टोटल मेरा 388 और आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। तो सर आपने हमें बताया अलग अलग स्टेजेस में आपके क्या क्या मार्क्स रहे। तो आपको क्या लगता है इस पूरे एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट स्टेज कौन सा होता है? इंटरव्यू होता है या पेपर 1, पेपर 2? मतलब क्या स्टेज है जो सबसे डिफिकल्ट है, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों को? मैम ये पहली बात तो ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज लेस इंपॉर्टेंट है। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा इस चीज के अंदर कि इन दी एंड मार्क्स चाहिए, इन दी एंड मार्क्स चाहिए। अब वो पेपर 1 से आए, पेपर 2 से आए या इंटरव्यू से आए, इंपॉर्टेंट तीनों चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेपर 1 में 140 मार्क्स लाके, पेपर 2 में 110 मार्क्स लाके, इंटरव्यू में 110 मार्क्स लाके अच्छी रैंक ले आए, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जिनके पेपर 2 में सिर्फ 90 नंबर आते हैं लेकिन पेपर 1 में 185 है। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ऐसी होनी चाहिए कि लाइक उसमें आपको कोई पीछे ना छोड़ सके। लाइक मेरी स्ट्रेंथ पेपर 1 था, मेरे पहले थोड़े से कम मार्क्स रह गए तो मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया, थोड़ा ही किया, ज्यादा नहीं किया, और 133 से 185 मेरे आए, और ये शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोर था पेपर 1 का। और काफी बड़ा डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। पेपर 2 में 91 से 93 हुआ है, वो वैसे ही हो जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया मैंने। तो इंपॉर्टेंट तीनों पार्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जो आप पूछ रहे हो वो पेपर 1 डिफिकल्ट नहीं है, ये तो मैं पहले बता दूं आपको। पेपर 2 थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग प्रीलिम्स के हिसाब की तैयारी करते हैं, एमसीक्यू की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर 2 सब्जेक्टिव है। तो किसी की ग्रामर खराब होती है, किसी को राइटिंग स्किल्स नहीं आती, तो इसलिए पेपर 2 मुश्किल है, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल है। ग्रेजुएशन में आपने पेपर दिए होंगे, लेकिन उसके बाद 2-3 साल बाद आपका लिखने वाला कंपोनेंट आया है, तो इसलिए वो मुश्किल है। और दूसरा इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं कहूंगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। आपको लग रहा है कि अच्छा जा रहा है बट वो खराब जा सकता है, आपको लग रहा है कि खराब जा रहा है बट वो अच्छा जा सकता है। ये थोड़ा सा डाइसी है, ये दो चीजें। तो सर जैसे आपने बताया आपका पेपर 1 में स्कोर में इतना बड़ा इंक्रीज जो हुआ है आपका मार्क्स का, तो आप शेयर करेंगे बच्चों के साथ कि आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी? मतलब क्या आपको लगा, आपने जब एनालाइज किया होगा कि आपकी यहाँ पे कमी रह गई इसलिए आपके इतने कम मार्क्स आए, और उसके बाद आपने इतना बड़ा इंप्रूवमेंट किया, तो वो आपने फिर कैसे किया? पेपर 1 के अंदर ही मैंने जो किया, वैसे तो मैं आपको सच बताता हूँ, देखो सच्चाई यही है कि मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी थी और 1 ही साल करी थी। उस 1 साल की तैयारी से मेरा सिविल सर्विसेज भी हुआ, प्रीलिम्स क्लियर, और मेरा सीएपीएफ भी 2 बार हुआ। तो मैंने कुछ ज्यादा डिफरेंस तो किया नहीं। 2020 में बस ये था कि मैंने कुछ नहीं किया, और 2021 में मैंने क्या किया कि मैंने 10-15 दिन पढ़ लिया सीएपीएफ के लिए। और वो 10-15 दिन मैंने क्या किया कि मैंने साइंस पढ़ी, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, क्योंकि मुझे पता था साइंस के क्वेश्चन सीएपीएफ में बहुत सारे आ रहे हैं। पिछली बार मेरे 17 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 30, लेकिन 2021 में 26 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 30। एक डिफरेंस ही हो गया। दूसरा, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मैथ्स रीजनिंग सही कर लूंगा, लेकिन 2020 में 3 क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने। तो 21 में क्या करा, एक दिन निकाला बस पूरी जर्नी में से, और वो एक दिन मैथ्स और रीजनिंग को दिया,
बस एक ही दिन दिया और उसमें मैंने सारे सही कर दिए क्वेश्चन तो एग्जाम बेसिकली में। आपके बैकग्राउंड ने काफी हेल्प किया वो क्या है ना, आप बिना बिना कुछ छुए चले गए, ये गलती है। एटलीस्ट एक दिन तो देना चाहिए, एक दो दिन तो देनी चाहिए, ताकि आप उस फ्लो में आ जाओ, उस लेवल पे आ जाओ। और तीसरा मैंने करंट अफेयर्स को दिया। पिछली बार मैंने एक भी नहीं पढ़ा था और मेरे शायद 12-15 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 सही थे। लेकिन 2021 में 15 आए थे, मैंने 12 अटेम्प्ट करे, 12 के 12 सही थे। क्या बात है। तो ये 3 चीजें हैं, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। इन 3 चीजों ने मुझे चेंज किया। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी मैंने ना तो 2020 में छुई थी कभी, ना मैंने 21 में छुई थी। वो जो सिविल सर्विसेज मैंने 2019 से 20 तैयारी करी थी, उसी को लेके चल रहा हूँ मैं, आज तक भी वही लेके चल रहा हूँ। तो बेसिकली आपने तैयारी इस लेवल की करी बहुत थी। तगड़ा किया था। एक साल अच्छे से किया था मैंने। प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मैंने मेंस भी लिखा, मेरे मेंस में भी अच्छे मार्क्स आए थे। वो अलग बात है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ऑप्शनल की वजह से, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़े कम नंबर थे। तो ये है, उसी चीज को मैं लेके चल रहा था बस। तो बेसिकली आप तैयारी करें किस चीज की, तो इतना अच्छे से करें कि बाद में भी आपको बेनिफिट कर सके। बिल्कुल, मैं जो भी सिविल सर्विसेज हो, सीएपीएफ हो, स्टेट पीसीएस हो, सीजीएल हो, बैंक पीओ, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक साल देना है, लेकिन अच्छे से देना है। वो एक साल ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने 2019 में तैयारी शुरू की थी, 19 के जून में, और मैंने इकोनॉमी 2020 के जनवरी में पढ़ी है। 2020 के जनवरी से लेकर के आज 2023 का दिसंबर चल रहा है, मैंने दोबारा कभी इकोनॉमी उठाई नहीं है। और मैं फिर भी अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 7 सही कर दूंगा। वो वैसे तैयारी करनी है, वो एक साल चाहिए बस। तो बेसिकली क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो सर, आपकी जैसे सीएपीएफ की तो 2 साल की आपकी जर्नी रही, आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए, दूसरे में आपकी रैंक 1 आई है, तो आपने काफी सारे लेसन्स सीखे होंगे फॉर श्योर। बिल्कुल। तो आप कुछ लेसन्स शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ, जो चीजें आपको लगता है कि आप बता सकते हैं बच्चों को कि मैंने ये गलती करी बट आप ना करें, आप ये चीज अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ सीएपीएफ की बात करें कि क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, पहली तो ये है कि सीएपीएफ को अलग एग्जाम समझो। ठीक है, अलग एग्जाम समझो। इसका मतलब ये है कि ये मत समझो कि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, दे आता हूँ, हो जाएगा। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, दे आता हूँ, हो जाएगा। मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, दे आता हूँ, हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे दोस्त है, उनकी एक अच्छी रैंक आई है, उनका कोई एक ब्रदर है जो कि तैयारी कर रहा है। कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी, वो 3 बार इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन नहीं हो रहा। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हो रहा? आपकी तो इतनी अच्छी रैंक आई, आपका सगा भाई है, उसका नहीं हो रहा। उसका कारण ये है कि वो ध्यान नहीं देता। इंटरव्यू तक हर बार पहुंचता है, लेकिन उसका टोटल इतना थोड़ा सा कम रह जाता है, जिस वजह से पूरा भार हो जाता है। ये है, तो इसको सीएपीएफ को पहली बात तो पहली गलती ये नहीं करनी, मतलब ये गलती अवॉइड करनी है कि आप लाइटली लो, लाइटली नहीं लेना, इसको डेडिकेटेड एग्जाम समझना है। पहली चीज तो ये। दूसरा, आप अपने सोर्सेज जो है वो क्लियर रखने हैं। जो भी आपके सोर्सेज हैं, एक सोर्स पकड़ो हर सब्जेक्ट का, लेकिन उस पर स्टिक करो। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने बोल दिया कि नहीं ये वाली किताब नहीं, दूसरी किताब पढ़ो। ठीक है, कई बार एक कहावत है, मैंने कहीं सुनी है कि टॉपर्स के महल को देख के जो एक एस्पिरेंट है वो अपनी झोपड़ी में भी आग लगा लेता है। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है। बहुत सारे टॉपर आपको बहुत अलग अलग चीजें बताते हैं, क्योंकि भाई कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई डॉक्टर है, सबका लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग है, सबकी आईक्यू अलग है, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग है। तुम उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब लोग मुझसे पूछते हैं सर पेपर 2 आप हम नोट्स बनाए कि ना बनाए? यार मैं कैसे बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी नोट्स नहीं बनाए, ना मैंने इंजीनियरिंग में बनाए, ना मैंने आई हैव स्कोर्ड 97% इन 12th, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। मैंने बीटेक में नहीं बनाई, मैंने यूपीएससी में नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। कोई छोटा मोटा, आज तक के मेरे जितने भी नोट्स जोड़ोगे मुश्किल से 15 पेज बनेगा आज तक के 23-25 साल में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए, किसी को चाहिए होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ग्रेजुएशन में भी नोट्स बना के लाते थे पेपर से एक दिन पहले। तो आप अपना लेवल पता लगाओ, आपका क्या तरीका है, आपको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सोर्स से आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। 2 चीजें हो गई। तीसरा, जो एग्जाम का पैटर्न है उसको सीरियस लो, फिजिकल मेडिकल स्पेशली उसको सीरियस लेना है। आज अभी जैसे अभी रिसेंटली 2023 के फिजिकल मेडिकल शुरू हुए हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा वेट 10 किलो ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है। तो जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, आपको 3 महीने मिले, फिर भी 10 किलो ज्यादा है, तो आपकी गलती है ना, वो ठीक करना है। तो ये सीरियस लेना है। बाकी फिर इंटरव्यू है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, ऑनेस्टी दिखानी है, और पढ़ जो इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, नॉलेज उसके पास है, उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आता है उसको सब कुछ, बस उसको कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर और पॉजिटिव रहना है। ये तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं हिमांशु सर से, काफी सारी हिमांशु सर ने हमें चीजें बताई हैं, काफी सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, बट ऑब्वियसली एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। तो आप घबराइए मत, आप सबके लिए काफी अच्छी न्यूज है। हिमांशु सर हैज रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक विद दिशा पब्लिकेशन। इट इज द फर्स्ट मेंटरशिप गाइड फॉर द यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम। तो अब हम इस बुक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप सर हमें थोड़ा कंटेंट के बारे में बताइए कि इस बुक में एग्जैक्टली है क्या। अगर हम इसे मेंटरशिप गाइड बोल रहे हैं, तो क्या एक बुक से एक्चुअली मेंटरशिप मिल सकती है बच्चों को? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली एक मेंटरशिप गाइड है और बुक से गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि हमने भी वैसे ही किया है।
और सीएपी जैसे मैं आपको बताऊं कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जिनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री में, कोई ऐसी वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर जब मैं था प्रिपरेशन के अंदर, मुझे कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिला जो सीएपीएफ के लिए डेडिकेटेडली गाइड करता हो हर एक एस्पेक्ट को लेकर के। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी बुक नहीं मिली। टॉपर्स आते हैं जिनकी एक वीडियो, 2 वीडियो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, एक वो बार बताएगा चला जाएगा। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान हर किसी बच्चे को हर स्टेप पे प्रॉब्लम आती है, लाइक वो कुछ पढ़ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि लक्ष्मीकांत में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो वो किससे पूछे? वो एक मेंटोर से ही तो पूछ सकता है। तो इसीलिए ये चीज सोच के ही मैंने पहले YouTube के थ्रू काम करना शुरू किया था कि मैं लोगों को गाइड करूंगा, क्योंकि मुझे वो इंसान नहीं मिला जो मुझे बता सके। तो फिर मैंने सोचा था कि सीएपीएफ के लिए हम एक इंडिविजुअल चैनल बनाते हैं जो कि एक मेंटोर की तरह काम करेगा, हर तरीके की वीडियोस इसके अंदर रहेंगी ताकि आप तक पहुंच सके। लेकिन उसके अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक कुछ लोग हैं जो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस नहीं देखना पसंद करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, लाइक यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, इनमें मेरे को लगता है कि एक मेंटोरशिप का जो रोल है ना वो सबसे बड़ा है। क्योंकि एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन करी है उसको सब्जेक्ट समझ में आते हैं, पढ़ना उसको आता है, इंग्लिश उसको पढ़नी आती है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई, बहुत सारे लोग बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को समझना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल क्या है कि पढ़ना क्या है ये नहीं पता। 4 किताब रखी है, वो चारों पढ़ने बैठ जाएगा, लेकिन जरूरत सिर्फ एक की है, या एक की भी पूरी नहीं है, उसमें से भी सिलेक्टिवली पढ़ना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक मेंटोर ही गाइड कर सकता है। लेकिन अब हर बच्चा मुझे एक्सेस नहीं कर सकता, हर बच्चा जो इंटरनेट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि मैं इस अपनी जो भी नॉलेज है, अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी मेरी गाइडेंस है, जो भी मेरा टाइम टेबल है, मैं कोशिश करता हूँ इस बुक के अंदर डाल दूं, ताकि एक मिनिमल चार्जेस के ऊपर या एक नॉमिनल फीस के ऊपर एक जो बच्चा है उस तक वो बुक पहुंच सके, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर रह रहा हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर हम आपकी वीडियोस तो देखते हैं, साउथ इंडिया के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग, पर सर हमें हिंदी समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला है, और मैं वो इंसान हूँ जो इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं सबटाइटल लगा सकता हूँ वीडियो में, लेकिन वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, और इतना मेरे पास रेवेन्यू नहीं कि मैं किसी को हायर कर लूं जो सबटाइटल लिख सके। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर जो था ना, ये बहुत बड़ा बैरियर था जो मुझे फील हुआ। क्योंकि जब बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर लव फ्रॉम तेलंगाना या लव फ्रॉम केरला बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर वीडियोस बिकॉज़ दीज आर इन हिंदी, फिर भी हम पूरी वीडियो देखते हैं क्योंकि वो सुनना पसंद करते हैं। तो इस चीज को मुझे लगा कि उनके लिए अलग कुछ कर सके, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अपनी सारी स्ट्रेटेजी को इंग्लिश में बुक के अंदर निकालते हैं, ताकि ये एक मेंटोरशिप की तरह काम करे। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटेजी, सब कुछ उनको मिल जाए उसके अंदर, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है ये सीएपीएफ एग्जाम के लिए। तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि जैसे कि 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू। एक चीज और लास्ट में बोल दूं, ये वाला पार्ट आप बाद में बोलें। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसको करा जाए, क्योंकि सीएपीएफ के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है, तो दिस विल बी द फर्स्ट मेंटोरशिप गाइड बुक जो कि सीएपीएफ के लिए किसी के द्वारा भी लिखी गई है। और मैं अपने आप को काफी खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ये चांस मिला। रैंक आ जाना वो ठीक है, आ जाती है, ठीक है, वो कोई वैसी चीज नहीं है, और बट कुछ चेंज लाना और एस्पिरेंट्स के लिए, उसके लिए मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ये चांस मिला कि मैं ऐसी बुक लिख करके आप लोगों को गाइड कर सकूं। तो सर जैसा कि आपने बताया काफी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है ये यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम का। तो जैसे कि हमें पता है एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और फिर इंटरव्यू। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने पेपर 1 के बारे में कैसे स्ट्रैटेजी बताई है, पेपर 2 के बारे में, और इंटरव्यू आई थिंक एक ऐसी चीज होती है जो बच्चे समझते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एक बुक के थ्रू आप इंटरव्यू कैसे समझेंगे, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। बुक के अंदर जैसे आप पेपर 1 की बात कर रहे हो, पेपर 1 के बारे में तो एक्चुअल में हमने बहुत बाद में बात करी है। उससे पहले कुछ चैप्टर्स तो सीएपीएफ एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। ये एग्जाम है क्या, इसमें आप क्या बनते हो, इसके अंदर आप जो है कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है, उसके साथ साथ इसके अंदर एग्जाम पैटर्न को पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो वो जो कुछ चैप्टर्स हैं वो इनिशियली जरूरी है एग्जाम को समझने के लिए। तो पेपर 1 के रिगार्डिंग मैंने 4 चैप्टर इंक्लूड किए हैं जो काफी डिटेल में है। पहला चैप्टर जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, उसके साथ साथ आप जो है
क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, बुक लिस्ट क्या है। देन सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं पेपर 1 के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देन उसके साथ साथ आप जो है स्टडी शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए पेपर 1 के रिगार्डिंग, किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम इंपॉर्टेंस देनी है, ये सब। देन थर्ड चैप्टर जो हमारा है उसके अंदर हम पेपर 1 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक डेडिकेटेड चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कैसे यूज कर सकते हो, कितनी इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कैसे उनको यूटिलाइज करना है। देन फोर्थ चैप्टर जो कि एक काफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने अपनी लाइफ में काफी यूज किया है, वो है स्कोर 180 प्लस इन पेपर 1। क्योंकि मेरा खुद का स्कोर 180 प्लस है तो मैं वो चीज जानता हूँ कि वो कैसे आए। तो वो चैप्टर डेडिकेटेड है जिसमें मैंने अपना 133 से 185 कैसे हुआ वो बताया पूरा डिटेल में आपने बताया जी, मतलब मैंने क्या चेंज किया ऐसा जिस वजह से ये हो गया। तो ये पेपर 1 के रिगार्डिंग है। देन पेपर 2 के रिगार्डिंग हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर हमने पहले चैप्टर के अंदर पेपर 2 है क्या वो बताया कि उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या उसके लिए आप बुक लिस्ट वगैरह फॉलो कर सकते हैं, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इसको पढ़ना है, राइटिंग स्किल्स की कितनी जरूरत है। देन सेकंड चैप्टर हमारा पेपर 2 के रिगार्डिंग है जो बात करता है कि आप ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिख कैसे सकते हो। एक पहले चैप्टर के अंदर आप समझ गए कि क्या पढ़ना है, लेकिन असली चीज पेपर 2 में वो लिखने का है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट लिख कैसे सकते हो। तो उस चैप्टर में डिटेल में ये बताया गया है कि एक ऐसे कैसे लिखा जाएगा, एक आर्गुमेंट कैसे लिखा जाएगा, एक रिपोर्ट कैसे लिखा जाएगा, अलोंग विद सैंपल्स जो मैंने दिखाए हैं कि ये कैसे को आप ऐसे लिखोगे, ये फॉर्मेट फॉलो करोगे, एक रिपोर्ट को ये फॉर्मेट फॉलो करोगे, आर्गुमेंट का ये फॉर्मेट फॉलो करोगे। देन थर्ड चैप्टर हमारा है प्रीसी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के बारे में, जिसमें हम पेपर 2 का जो सेकंड कंपोनेंट है लाइक हमारा प्रीसी कि प्रीसी कैसे लिखना है, प्रीसी शीट कैसी होती है, तो वो है कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग आप कैसे लिख सकते हो, कैसे उसके अंदर ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और सिमिलरली ग्रामर कि आप ग्रामर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामर देखा जाए तो बहुत सारी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन सीएपीएफ में उतनी नहीं चाहिए। सीएपीएफ में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, 15 20 25 टॉपिक मान लो, और वो फिक्स है कि लाइक एक क्वेश्चन इसका ही आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन टैग, जो भी सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है कभी पेपर 2 खोल के देखना, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है क्वेश्चन टैग, एक क्वेश्चन लिखा होगा इसका क्वेश्चन टैग देना बस हमें। तो ऐसे टॉपिक्स बताए गए हैं कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। देन फोर्थ चैप्टर अगेन जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो है हाउ टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स इन पेपर 2। ऑल्दो मेरे 93 मार्क्स थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 100 आ कैसे सकते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज इंप्लीमेंट नहीं करी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस चीज के लिए। मैंने बताया ना, मैंने 15 डेज उसके लिए दिए, तो मेरा पूरा फोकस था इन दी एंड मार्क्स लाने का। वो मुझे लगता है कि पेपर 1 में आज भी मैं बोलूंगा कि पेपर 1 में ज्यादा आसान है मार्क्स लाना एज कंपेयर टू पेपर 2। बट स्टिल आप जो है पेपर 2 के अंदर 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर वो चीज फॉलो करते हैं तो, जो उसके अंदर बताया गया। तो ये 4 चैप्टर है पेपर 2 के रिगार्डिंग। और फिर एक बोनस चैप्टर है हमारा जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि रिटर्न जो हमारा है उसमें लाइक आप 170 160 मार्क्स ला रहे हो, और जो पेपर 2 उसमें 90 95 मार्क्स ला रहे हो, टोटल आपका 250 प्लस कैसे आए। क्योंकि रिटर्न में अगर कोई 250 प्लस मार्क्स लाता है तो इसको इंटरव्यू में 85 90 मार्क्स चाहिए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे आप वो 250 प्लस के टारगेट तक टच कर सकते हो, ओवरऑल रिटर्न के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या चीज आपको फॉलो करना चाहिए ओवरऑल की, लाइक कब पेपर 1 पढ़ना है, कब पेपर 2 पढ़ना है, कब उसकी प्रैक्टिस करनी है, और किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, क्या गलती है जो नहीं करनी है, वो सब उसके अंदर। तो एक बहुत टेलर मेड स्मार्ट स्ट्रेटजी है जी बिल्कुल। वो पूरा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को YouTube पे गाइड करता हूँ या पर्सनल में भी गाइड करता हूँ, वो सब मैंने उसके अंदर डाल दिया, ताकि किसी को रीच आउट करने की जरूरत ना पड़े कि मैं हिमांशु सर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, या मैं उनकी वीडियोस की हिंदी को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो हिंदी में बात करता हूँ ना, लेकिन हर कोई बच्चा थोड़ी ना हिंदी की तैयारी करता है। और वैसे मुझे जहाँ तक पता है सीएपीएफ के अंदर नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया से प्रिपेयर करने वाले बहुत लोग हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, और नहीं आती काफी सारे लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो बुक उनके लिए वो काम करेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक जो स्टेज होता है और जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते भी हैं, जो कि है इंटरव्यू स्टेज। तो आप थोड़ा अपना इंटरव्यू का अगर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर बुक में आपने कैसे बताया है इंटरव्यू के बारे में, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इंटरव्यू के बारे में मैं बात करें तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग पहले मेरा एक्सपीरियंस बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब पहली बार जो था जैसा वो था ना, दूसरी बार भी सेम ही था, और आपको नहीं समझ में आता कि आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है खराब जा रहा है। पहली बार में मुझे 90 मार्क्स मिले थे, और जब दूसरी बार इंटरव्यू दिया था तब भी मुझे लगा वैसा ही गया है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि 90 आएंगे, 80 90, बट वो 110 आए। और कैसे आए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आप जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो नहीं समझ में आता कि वो आप में से क्या जज कर रहे हैं। बट ये है कि आप इंटरव्यू के जैसे मैंने 2 बार
दिया है, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, इससे मैंने कुछ चीजें समझी है कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो तो आप 95 या 90 से नीचे तो नहीं जाओगे एटलीस्ट किसी भी हालत में। अगर वो चीज आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इंटरव्यू के ऊपर भी 3 चैप्टर लिखे हैं, जिसके अंदर मैं इंटरव्यू बताया कि इंटरव्यू है क्या, कैसा होता है, कैसे ये सिविल सर्विस के इंटरव्यू से डिफरेंस है, कैसे ये एसएसबी इंटरव्यू से डिफरेंट है, और दूसरे एग्जाम्स के जो इंटरव्यू है उनसे कैसे डिफरेंट है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन क्या क्या होता है एक्चुअल में, और क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, वो सारा उसके अंदर है। देन अगला चैप्टर है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करोगे, जो सॉलिड प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, जिसके अंदर हमने सारी बुक लिस्ट इंटरव्यू के रिगार्डिंग, लाइक इसमें मैंने क्या किया है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन को 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि लाइक आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, देन आप ये वाला करंट अफेयर्स पढ़ोगे, देन आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से मॉक इंटरव्यू दोगे, इतने मॉक इंटरव्यू देने, वो सारा उसके अंदर कवर्ड है चैप्टर के अंदर। एंड देन जो थर्ड चैप्टर है वो है कि हाउ आई इंप्रूव्ड माय स्कोर फ्रॉम 90 टू 110, और उसमें जो मेजर चेंजेस है, ऑल्दो ये नहीं जानता कोई भी इंसान कि क्या चीज थी उसके लिए जो वर्क करी, बट जो मेजर चीजें वो आपको पता है। लाइक 2020 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन 21 में मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, तो कॉन्फिडेंस हो गया, आपके आंसर्स हो गए, आपकी वॉइस में आपने कैसे चेंजेस करने हैं, आप मतलब वॉइस कैसी होनी चाहिए एक इंटरव्यू पैनल के सामने, लाइक दबंग तरीके से बोलना है या फिर थोड़ा सा मॉडेस्ट होकर के बोलना है, तो ये चीज उसके अंदर बताएगी सारा कि मैंने कैसे 90 से 110 तक पहुंचाया अपना स्कोर, और क्या फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा जो 2021 का इंटरव्यू था उसको क्वेश्चंस एंड आंसर की फॉर्म में पूरा लिखा है कि ये मेरा इंटरव्यू था, ये मुझसे पूछा गया, ये वहां गलती हुई, ये वहां सही गया, इसका मैंने ये जवाब दिया, ऐसे करते हुए वो प्रॉपर कन्वर्सेशनल फॉर्मेट। तो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिल जाएगा हिमांशु सर के, सॉरी दोबारा बोलती हूँ, तो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिल जाएगा हिमांशु सर के इंटरव्यू का। एंड आई थिंक ये बुक काफी ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है, इसमें आपने सब कुछ ही कवर कर दिया है। आई डोंट थिंक कुछ भी होगा ऐसा एस्पेक्ट सीएपीएफ एग्जाम का जो रह गया होगा, जो कहीं और से जरूरत पड़ेगी बच्चों को ढूंढने की। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि देखो दो चीजें होती है किसी भी एग्जाम के अंदर, दो चीजें होती है, एक होती है गाइडेंस कि ये करना है, इतना करना है, यहाँ से करना है, अब तक करना है, और तब ये जाके ये करना है, एक तो ये पार्ट है, और दूसरा ये कि करना कहाँ से है वो चीज आप पढ़ने बैठ जाओ, तो बुक लिस्ट सब बताई गई है, इन द एंड पढ़ना आप ही को है कि ये सब्जेक्ट में सर ने बता दिया ये बुक पढ़नी है, अब पढ़नी आपको है, वो जो बताने वाला काम होता है ना, एक जो गाइड वाला काम होता है, वो सारा ये बुक कर देगी आपके लिए, सारा शुरू से लेकर के लास्ट तक कि सीएपीएफ के फिजिकल मेडिकल में क्या होता है, इवन मैंने उसमें ये तक कवर करा है कि जिस दिन आपका फिजिकल है उस दिन आप क्या खा के जाओगे, उसमें ये भी कवर्ड है, और उसके बाद जब फिजिकल हो जाएगा तो क्या पीना है, ये सब कुछ कवर्ड है, ताकि आप वो छोटी सी गलती ना करो। तो इवन फोर्स प्रेफरेंसेस, डेफ कैसे भरना है, डीएफ हमारा जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कैसे भरना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी फोर्स को चूज करना है, किस बेसिस पे चूज करना है, क्या क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए जिस बेसिस पे आप चूज करोगे, वो सब कुछ फिजिकल मेडिकल इंटरव्यू जो भी इसके अंदर। फिर इवन हमारे कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि आपका इंटरव्यू हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब क्या होगा, लाइक उसके फाइनल सिलेक्शन के बाद कब आपकी फोर्स एलोकेशन होगी, कब आपकी ट्रेनिंग आएगी, वो सब उसके अंदर कवर है, तो ये डिटेल के अंदर इसके अंदर बताया गया। ठीक है, तो सर अब हम इंटरव्यू एंड करते हैं, और बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आप स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो, क्योंकि आप इतने सारे स्टूडेंट्स जो आपको फॉलो करते हैं, दे लुक अप टू यू एज यू नो देयर मेंटर, सो आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि आपके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, देखो मैं तो सेलेक्ट हो गया, आपको पता है, देखो ये तो इंसान सेलेक्ट हो गया है, ये अपनी ट्रेनिंग पे चला जाएगा, मैंने तो कर लिया, आपके ऊपर है, अब आप इधर उधर की चीजों में ना पढ़ते हुए पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। अब देखो मैं कहीं जाके इंटरव्यू दे रहा हूँ या फिर मैं कहीं और जाकर के कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कर लिया, अब मेरे पास टाइम है उस चीज के लिए, बट आपके पास नहीं है, आपका पहला फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। बुक लिस्ट सबको पता है, नहीं पता होगा तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, टाइम टेबल सब कुछ आपको कवर हो जाएगा, बस आपका काम है सिर्फ पढ़ना, समझना चीजों को, और जो बताया जा रहा है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपनी जो हेल्थ है और अपनी जो फैमिली है उसका भी ध्यान रखना है, और ऐसा ना हो कि आप पढ़ते नहीं, हेल्थ का जो है वो आप खराब कर ले, क्योंकि फिजिकल मेडिकल भी आपको देना है और वो भी जरूरी है काफी। बाकी अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो, जब मैंने कर लिया तो आप भी कर ही लोगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। किसी को देखो, किसी को 1 साल में मिल जाता है, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं, बट इन दी एंड जो मेहनत करता है और जो सही तरीके से करता है उसको मिल जानी है। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर आपके समय में है तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, अगर वो आपके भाग्य में नहीं है तो फिर
फिर कुछ नहीं हो सकता ना उस चीज का। आप मतलब आप आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ तैयारी करना। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, जो आएगा वो आएगा। मैं भी नहीं सोच रहा था, और तो सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अगर जैसे मैं 2020 में फेल हुआ तो मैं 3-4 दिन परेशान रहा, उसके बाद मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे पता कुछ और करना है, ये एंड नहीं है। तो वो चीज है, अगर आप फेल भी हो जाते हो एक साल, अगले साल, दूसरे साल, तो उसकी टेंशन मत लो, कभी ना कुछ अच्छा जरूर आपको मिलेगा, अगर आपकी लाइफ के अंदर वो लिखा हुआ तो। चलिए, थैंक यू सो मच सर Thank you. हमारे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए, एंड आई एम श्योर आपकी बुक काफी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगी, Definitely. काफी अच्छी एक गाइड है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।